तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो मैं एडवांस लेक्चर्स में स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज गैसियस स्टेट एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. So it's given which of the following statement is false for an ideal gas. First, it is given the product of pressure and volume of fixed amount of gas is independent of temperature. So आप जानते हो आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू NRT वैलिड है. सो प्रोडक्ट ऑफ PV इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट इज एक्चुअली NRT, सो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. डिटेल्स में जाना है. मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर. तो आप सबको ही पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 RT लिखते हैं हम लोग. सो इट इज सेम फॉर ऑल द गैसेस, तो ये करेक्ट हो गया. आइडियल गैस इक्वेशन इज नॉट वैलिड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. कंफ्यूज नहीं होना है स्टेटमेंट से, इसलिए मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लिया है. क्योंकि हम रियल गैसेस पढ़ते हैं तो हमें पता है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर में वेरिएशन होता है. बट आइडियल गैस के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आइडियल गैसेस PV इक्वल टू NRT विच इज वैलिड फॉर ऑल. एंड देन द थर्ड लास्ट पार्ट, द गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो आप सब जानते हो R/Na को हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, K. क्लियर. नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकली पढ़िए. Next question is given under identical conditions of temperature and pressure, equal number of molecules of different gases occupy the same volume. ये क्वेश्चन मैंने केवल इसलिए लिया है क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं करना है. गैसेस में आइडियल गैस और रियल गैस दोनों आएगा हमारे एग्जाम में. जब तक स्पेसिफाई नहीं करा जाता इट्स अ रियल गैस, तब तक हमारे लिए गैस मतलब आइडियल गैस होता है. ठीक है. अगर मैं इस क्वेश्चन को रियल गैस के एस्पेक्ट से स्टडी करूंगा तो अलग आंसर आएगा, और आइडियल गैस के लिए स्टडी करूंगा तो अलग आंसर आएगा. सिंस इट इज गिवन गैसेस, ऑल्दो IIT वाले बहुत प्रिसाइज होते हैं, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन केस गैसेस आर रिटन और कोई भी रियल गैस का पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको उसे आइडियल गैस ही कंसीडर करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस के हिसाब से गैस मतलब आइडियल गैस. ठीक है. ओके. द डिस्टेंस बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल इज मच लार्जर इन द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल. तो उसका आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, क्योंकि आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर में नंबर ऑफ मोल सेम आएंगे, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आएंगे. और डिस्टेंस बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल इज मच लार्जर इन द एक्चुअल डायमेंशन, ये करेक्ट है. आइडियल गैस के केस में हमेशा वैलिड रहेगा. सो PV इक्वल टू NRT में n इंटू L से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसाइड करेंगे. क्लियर. नाउ आई हैव टेकन अनदर क्वेश्चन जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है. आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो पहले पूरा. सो द क्वेश्चन इज गिवन, मैनोमीटर बेस्ड क्वेश्चन है. A bulb at constant volume is attached to a manometer tube open at one end, other end, and as shown in the figure. तो मैनोमीटर का कंसेप्ट आपको बताया था कि इसमें एक लेवल पे प्रेशर सेम होता है, ये आप में से ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे. दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है कि इसमें जो लिक्विड फिल करा है उसकी डेंसिटी 1/3 ऑफ मरकरी है. तो आई होप आप इससे ज़्यादातर लोग समझ जाओगे कि अगर मरकरी हाइट की डेंसिटी से 1/3 है, तो डेफिनेटली अगर मरकरी हाइट से हम लिक्विड हाइट को कंपेयर करेंगे तो उसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा. मतलब जो लिक्विड की हाइट होगी 3 टाइम्स ऑफ मरकरी बनेगी, बिकॉज प्रेशर इज H rho g. So initially H was given to you like 228 centimeter. That's given through a small hole in the bulb. The gas is leaked. Assuming the pressure decrease as dP by dt is equal to minus Kp. Question में given. If the value of H after 40 minutes is given to 114 centimeter, आपको K की वैल्यू बतानी R इनवर्स में. अगर आप में से कुछ लोग थोड़ा ध्यान दोगे तो देखोगे मैंने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. आई विल नॉट से इट्स अ क्वेश्चन रिलेटेड टू काइनेटिक्स, बट कुछ हद तक वैसे ही करा है. ठीक है. तो आपको एक बारी क्विकली सॉल्व करके देखना है. कंसेप्ट इज क्लियर. मैनोमीटर में एक लेवल पे प्रेशर सेम करना होता है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो आई हैव टेकन दिस लेवल. लेट्स से स्टार्टिंग में ये लेवल आपको 228 सेंटीमीटर दिया है. सो ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ से जो है वो एयर का प्रेशर लगेगा. मैंने बताया था ओपन एंड पे हमेशा प्रेशर कौन सा अप्लाई करते हैं? ओपन एंड पे प्रेशर अप्लाई होता है 1 एटमॉस्फेयर. तो ओपन एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, जो कि डिफॉल्ट लेके चलना है, विच इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी. और उसके बाद जो प्रेशर है हाइट ऑफ लिक्विड की वजह से अप्लाई होगा उसको कंसीडर करना है. dP बाई dt माइनस Kp दे रखा है और इसे हमें सॉल्व करके देखना है. ठीक है. तो जस्ट क्विकली आप एक बार चाहो तो अटेम्प्ट कर लो. मैंने आंसर की दे रखा है, जो सॉल्व कर लेंगे वो उसको वेरीफाई कर लेंगे. दोज हु आर सॉल्विंग इट्स ओके. आप 1 मिनट का टाइम लीजिए. एक्सक्यूज मी सर। यस. सर लास्ट वाले क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन 2 में सर वो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे है सेकंड वाली स्टेटमेंट। सेकेंड वाला एक्सप्लेनेशन इसी पे था कि अगर हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इतना ज्यादा ले लो कि एक्चुअल डायमेंशन ऑफ मॉलिक्यूल को वो ओवरकम कर रहा है, इट मीन्स हम आइडियल बिहेवियर तो कंसीडर कर रहे हैं.
जब बहुत लार्जर वॉल्यूम लिया जाता है तो किसी भी गैस का आइडियल बिहेवियर तो कंसिडर करते हैं। अच्छा ओके सर। ऊपर वाले गैस को हमने आइडियल गैस मानते हुए स्टडी करा, और सेकंड वाला पैरामीटर जो लिखा है वो अगर रियल गैस पे भी अप्लाई करेंगे तो भी उसका आइडियल बिहेवियर ही आ जाएगा। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द गैसेस। तो एक्सप्लेनेशन हम ये भी लिख सकते थे, इट इज फॉर आइडियल गैस, या मैंने उसी चीज को दूसरे टर्म से लिख दिया, अगर किसी भी रियल गैस के लिए वॉल्यूम को बहुत एक्सेप्शनली हायर ले लेंगे तो इट विल बी लाइक बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस। क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी निग्लेजिबल काउंट करे जा सकते हैं अगर बहुत लार्जर डिस्टेंस ली जाएगी, और गैसेस मॉलिक्यूल के साइज का भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। दैट्स व्हाई आई सेड फर्स्ट स्टेप इज आइडियल गैस, आपको समझा, और उसी का एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है। किसी भी प्रैक्टिकल गैस पे आइडियल गैस की कंडीशन तभी अप्लाई होगी व्हेन इट इज लार्जर मोलर वॉल्यूम, अगर हम वॉन डर वाल इक्वेशन यूज नहीं करना चाहते हैं तो। ओके सर। सो इन द थर्ड क्वेश्चन देखो, हमने लिक्विड डेंसिटी दे रखी है 1/3 ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्करी। तो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया, पहले आपको इक्विवेलेंट मर्करी हाइट में कैलकुलेशन करने की आदत डालनी, इससे आपका क्वेश्चन फास्ट होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करना उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसको एक टाइम फ्रेम में सॉल्व करना है। सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इक्विवेलेंट हाइट ऑफ मर्करी में कन्वर्ट करा, तो सबसे पहले देखो हमें 228 सेंटीमीटर इनिशियली मर्करी की लेंथ दे रखी थी, लिक्विड लेंथ दे रखी थी। उसको मर्करी लेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 228/3 का 76 सेंटीमीटर। 114 ऑफ लिक्विड दे रखा, उसको कन्वर्ट करा 114/3, तो ये हो गया 38 सेंटीमीटर, राइट। तो इनिशियल प्रेशर हमारे लिए कितना हो गया, 2 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर एयर का लग रहा था, और ये एक्स्ट्रा लिक्विड का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, 76 सेंटीमीटर कैन बी कंसिडर्ड एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड 38 सेंटीमीटर कैन बी कंसिडर्ड एज 0.5 एटमॉस्फेयर। सो फाइनल प्रेशर कितना हो गया, 1/5 एटमॉस्फेयर। उसके बाद आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है, dp/dt माइनस केपी हुआ। के की वैल्यू मुझे आर इनवर्स में कैलकुलेट करनी है। आप नोटिस करो क्वेश्चन में इवन यू हैव टू कैलकुलेट आर इनवर्स। सो टाइम जो मिनट में दिया है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में। टाइम जो आपको मिनट्स में दिया है उसको आर इनवर्स में कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो हमने टाइम को किस में कन्वर्ट करा, आवर्स में। सो dp/dt इज माइनस टाइम्स केपी। 2 से 1.5 में इसको मूव कराया, लिमिट अप्लाई करिए, सॉल्व करके देखिए आपका आंसर 1.2 आर इनवर्स आना चाहिए। क्लियर। डन। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the question related to Graham's law of diffusion and fusion. So the rate of diffusion of two gases A and B are in a ratio of 1:4. If the ratio of their masses present in the mixture is 2:3, the ratio of their mole fraction is asked. So all of you can notice here हमें क्या given है, मास का रेशियो given है, ठीक है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन गिवन है। सो ऑल ऑफ यू नो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कंसेप्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। सो R1/R2 विल बी इक्वल टू √M2/M1, एंड विच इज सेम एज P1/P2। यानी में ग्राम्स लॉ क्लियर है, आपको पता है प्रेशर अगर पार्शियल प्रेशर वेरी कराते हैं तो P1/P2, मास रेशियो डिफरेंट है तो मोल रेशियो डिफरेंट होगा, और मोल रेशियो डिफरेंट है तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होगा। तो यहाँ से देखो मैंने मोल्स के रेशियो को अप्लाई करा, मोल्स रेशियो को मास और मॉलिक्यूलर मास रेशियो में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया, इजीली आप आंसर तक पहुंचोगे। दैट्स अ रूटीन क्वेश्चन, सिर्फ आपको डिफ्यूजन रिकॉल कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसमें थोड़ा सा डील करना है, थोड़ा सा इन्वॉल्व है। सो ये मर्करी या ग्लास ट्यूब का क्वेश्चन है। इट्स गिवन इन द अबव ट्यूब kept vertically with open and downwards, then find the length of air column in the second column। तो बेसिकली आपको ये जो सेकेंड कॉलम है इसके अंदर लेंथ कैलकुलेट करनी है, अगर मैं इसको पूरा वर्टिकली ओपन एंड डाउन कर दूं, यानी पूरा रोटेट कर दूं 180 डिग्री। सो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसे हमारे पास ये एयर कॉलम है, तो एयर कॉलम में आपको पता है कि प्रेशर दोनों एंड दोनों तरफ सेम लिया जाएगा, और इस वाले कॉलम में ये मरकरी को बैलेंस कर रहा है। ये दो मेन कंसेप्ट हैं। सो डेफिनेटली पहला पॉइंट तो वही हुआ जो पहले समझाया, यहाँ पे एक लिक्विड दे रखा है जिसकी 10 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, और डेंसिटी कितनी दे रखी है, 6.8 ग्राम/ml, जो मरकरी का हाफ है। तो इसका मतलब अगर हम 10 सेंटीमीटर लिक्विड ले रहे हैं तो मरकरी हाइट कितनी लेंगे, 5 सेंटीमीटर। ओके। सो 10 सेंटीमीटर लिक्विड इज कंसिडर एज 5 सेंटीमीटर।
अब मैं अगर सारे कॉलम्स में प्रेशर कैलकुलेट करूं तो यू कैन इजीली सी कि यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है कॉलम वन में, उसमें जो प्रेशर P1 है वो ऊपर और नीचे इक्वल अप्लाई होगा, क्योंकि गैस कॉलम हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर अप्लाई करेगा। यहाँ से 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर लग रहा है। इसमें से जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई हुआ 5 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी का, तो प्रेशर कितना हो गया 80 सेंटीमीटर मर्करी, राइट। कॉलम टू में जो प्रेशर P2 अप्लाई हो रहा है वो क्या करेंगे, ऊपर से P1 प्लस 10 सेंटीमीटर मरकरी का प्रेशर और अप्लाई हो रहा है, तो P2 कितना हो गया हमारे लिए 90 सेंटीमीटर। डन। देन व्हाट विल डू, मैंने जैसे ही ट्यूब को वर्टिकली डाउन किया, जैसे ही ट्यूब को पूरा वर्टिकली डाउन किया, देन व्हाट विल हैपन, फिर से आपको दो प्रेशर कैलकुलेट करने हैं, एक P3 कैलकुलेट करना है, एक P4 कैलकुलेट करना है, एक P5 कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो सबसे पहले नीचे से जो P5 अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है सीधे सीधे, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये प्रेशर आपका आ गया 75 सेंटीमीटर मरकरी। P4 जो प्रेशर है वो मरकरी प्रेशर 5 सेंटीमीटर और P4 मिल के 75 सेंटीमीटर को बैलेंस कर रहे हैं, तो P4 विल बी 70 सेंटीमीटर। और P3 जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, P4 को बैलेंस कर रहा है 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। सो P3 प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी विल बी इक्वल टू 70 सेंटीमीटर मरकरी, सो P3 विल बी 60 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और फिर सिंपली बॉयल्स लॉ अप्लाई कर दीजिएगा, आप आंसर पे पहुंच जाओगे। क्लियर। देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बहुत रूटीन क्वेश्चन है, बट इसमें बहुत कॉमन गलती होती है ज्यादातर स्टूडेंट्स से, जो पहले कर रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है वो एक बार देख लीजिए। इट्स गिवन कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ओजोन कैप इन अ क्लोज्ड वेसल एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 82 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर। तो आप सब जानते हो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला, तो इट विल बी रूट ओवर 3 RT/m। सबको ही पता है, बट प्रॉब्लम इसमें क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करना पहली बार करो। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू नोटिस इज कि आपने आर की वैल्यू 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन अप्लाई कर दी, विच इज इंपॉर्टेंट, जो आप सब समझते हो। टेम्परेचर आपको केल्विन में प्लेस करना है, ये भी ठीक है। मेन चैलेंज जो है वो है मोलर मास का, जो आपको केजी में सब्स्टिट्यूट करना है। मोस्ट कॉमन मिस्टेक यहाँ पे आपको मास केजी में पुट करना है, और आप सब जानते हो मोलर मास हम लोग ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं, मेजोरिटी ऑफ टाइम इट बिकम्स अ मिस्टेक। तो इसको एक जनरलाइज रूल से याद कर लो केमिस्ट्री के लिए, कि आपको जब भी आरएमएस स्पीड, मोस्ट कॉमन स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो ये सब स्पीड क्लोज टू साउंड स्पीड आते हैं। बहुत कम वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अगर ये बहुत कम वैल्यू आ रही है इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग करेक्ट। तो अगर आप ये डेटा याद रखोगे तो आपको सवाल करना आसान रहेगा। बाकी कैलकुलेशंस है, आप इजीली देख लीजिएगा, बस में ध्यान देने की जरूरत यह है कि आप ओजोन का मास 48 ग्राम ना पुट करके 48 इंटू 10⁻³ kg पुट करेंगे, ये पार्ट ध्यान से देख लीजिए बस। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव टेकन अ गुड क्वेश्चन। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, थोड़े अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी थोड़े फंडामेंटल कंसेप्ट सिखाने थे, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू बताया। नाउ इट्स अ गुड क्वेश्चन। इट्स गिवन द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड। The absolute temperature of an ideal gas is increased 4 times and its pressure is increased 2 times. As a result, the diffusion coefficient of gas increases x times. The value of x is, तो आपको सबको ध्यान देना है क्वेश्चन में। बेसिकली हमसे क्या पूछा गया है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस विच इज प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ, देखो ध्यान से, एंड मीन स्पीड का प्रोडक्ट। ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमने 4 टाइम इंक्रीज करा और प्रेशर इंक्रीज करा 2 टाइम। सो बेसिकली आपको डिफ्यूजन कोफिशिएंट का प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशन स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट के लिए प्रेशर और टेम्परेचर का प्रोपोर्शन स्टडी करना है। ठीक है। क्लियर, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया। सो नाउ गो टू द डिफ्यूजन कोफिशिएंट। तो मैंने बोला मीन फ्री पाथ और एवरेज स्पीड का प्रोडक्ट है, एंड आई विश आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे फॉर्मूला। जिनको डाउट है वो मुझसे बाद में अलग से लेक्चर ले लीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी मीन फ्री पाथ की वैल्यू है 1/√2π सिग्मा स्क्वायर इंटू एन स्टार। एन स्टार को बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एवरेज स्पीड √8 RT/πm। दोनों वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके आप पुट करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू √T/n स्टार। बहुत कॉमन गलती है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है एन स्टार इज अ कांस्टेंट। एन स्टार इज नॉट अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। दैट्स व्हाई मेजॉरिटी स्टूडेंट मेक सम मिस्टेक, सो बी केयरफुल। जब भी कभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एन स्टार आएगा, इट्स नॉट अ टेम्परेचर और प्रेशर इंडिपेंडेंट वैल्यूज, इट्स अ वैल्यू विच डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो एन स्टार इज बेसिकली n/v,
एंड इफ आई अप्लाई इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो आप सब देख सकते हो एन स्टार की वैल्यू पी एन बाई आर टी आती है सॉल्व होके, जिस सेम एज पी बाई डी। डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, ये ऐसा कंसेप्ट है जो फिजिक्स में भी यूज होता है, तो बहुत केयरफुली याद रखिएगा। देन डिफ्यूजन कोफिशिएंट विल बी प्रोपोर्शनल टू टी रूट टी बाई पी। ठीक है। और बस इनिशियल टेम्परेचर 4 टाइम्स, प्रेशर टेम्परेचर 4 टाइम्स करा, प्रेशर 2 टाइम्स करा, सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट करिएगा तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट 4 आ जाएगा। कैलकुलेशन स्टेप है, आप में से ज्यादातर लोग कर लोगे। केयरफुली बस ये याद रखना है कि आपको मीन फ्री पाथ का एक वैल्यूएशन पता होना चाहिए था, प्रोपोर्शनल टू 1/n स्टार होता है, और एन स्टार टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट्स वाई इट्स अ गुड क्वेश्चन। जिनको डिफ्यूजन कोफिशिएंट या Z11 या लाइक कोलिजन फ्रीक्वेंसी का आइडिया ना हो, मुझे बाद में टेक्स्ट करिए, आपको प्रॉपर इसका एक रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, तो आप उसको पूरा वहां से कंप्लीट कर लेना। ठीक है। नाउ आई टेकन अनदर क्वेश्चन, ये आपके जे एडवांस का रूटीन क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत फैंटास्टिक है, इसलिए आपके लिए इनकॉर्पोरेट करा है। ध्यान से देखो, इसका आंसर देख के अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादातर लोग आंसर इसका सी मार्क कर दोगे। सो इट्स गिवन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ध्यान से देखिएगा, इसीलिए जे एडवांस के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील करना सीखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ गैस एज पर द फिगर शोन बिलो। ठीक है। द रेशियो ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड पूछा है। आप सब जानते हो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में रेशियो 1:1.128:1.224 आता है, बट ध्यान से देखो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बताओ? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है और बाद में ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। समझ में आई बात? सो एज आई सेड दिस इज नॉट द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे आप देखो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो देखिए मीन लाइन पे आ जाएगी। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है जो मैक्सवेल रिप्रेजेंट करता है, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड सेम हो जानी है। सो योर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड विल बी सेम। और अगर आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन याद करना है, सो इट्स डी एन यू इज इक्वल टू 4 पाई एन एम अपॉन 2 पाई आर टी पावर 3/2 ई पावर एम यू स्क्वायर बाई 2 RT इंटू यू स्क्वायर डी यू। तो आप ध्यान से देख सकते हो, ये देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिस पे डिपेंड कर रहा है, और ये आपका एक्सपोनेंशियल टर्म। तो इनिशियल नेचर ऑफ कर्व इज क्वाड्रेटिक और बेटर टू से पैराबोलिक, लेटर ऑन इट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो अगर आप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, तो यहाँ पे अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड देखोगे तो 1:1.128:1.224 आएगा। बट हमारा जो ग्राफ गिवन है वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इसलिए एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सेम आएगी। आरएमएस स्पीड एज इट इज जैसा लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है वैसे ही आएगा। सो ये 1:1:1.224 बनेगा। आंसर इज बी, नॉट सी। बी केयरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जे एडवांस का पीवाईक्यू है, लेकिन इसको इनकॉर्पोरेट करने के पीछे सिर्फ इतना इंटेंशन है कि आप समझ जाओ कि जो हम रूटीन पढ़ के जाते हैं केमिस्ट्री में से वेरी कर दिया जाता है, इसलिए सीधे याद करके जाने का फायदा नहीं है। यू शुड हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपको एकदम बात समझ में आनी चाहिए, तभी आप सवाल डील कर पाओगे। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको समझा दिया। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में ईच कर्व देखिए, इतना पार्ट जो है वो पैराबोलिक नेचर फॉलो करता है, बाद में एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। यहाँ पे अगर आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो 1:1.128:1.224 आएगा। फॉर्मूला सबको क्लियर है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड √2 RT/m, एवरेज स्पीड √8 RT/m, और आरएमएस स्पीड √3 RT/m। फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाओगे। नाउ अगेन अ गुड क्वेश्चन, ये आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम से लिंक है। ये कंसेप्ट हो सकता है बहुत सारे लोगों को आइडिया ना हो, तो आप इसको एक बार प्रॉपरली फॉलो कर लीजिए। सेम थिंग अगेन, अगर आपको लाइक डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ऑल का कंसेप्ट आइडिया ना हो तो वो आप मुझे अलग से बताइएगा, मैं उस चीज को ऐड कर दूंगा। बट जिनको आइडिया है वो क्वेश्चन देखिए। इट्स गिवन कैलकुलेट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 मोल्स ऑफ C3O2। पहले C3O2 का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है। सो यहाँ पे देखो थोड़ा इनऑर्गेनिक का पार्ट इनकॉर्पोरेट हुआ है। 927 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग ओनली 40% ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम डील करते हैं, तो वहां पे नॉर्मली ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होता है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉर्मली हाई टेम्परेचर पे एक्टिव होते हैं, इस वजह से ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में इंकॉर्पोरेट किए जाते हैं। फिजिक्स में भी कर सकते हैं, बट केमिस्ट्री में बहुत लाइक कॉमनली यूज होता है। और एक और खास बात है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड लीनियरली विद द टेम्परेचर,
टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कुछ कुछ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव होते हैं और बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके सारे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव होते हैं। तो उसी कंसेप्ट को इनकॉर्पोरेट करते हुए मैंने क्वेश्चन क्रिएट करा है। मैंने बोला है 40% वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव मानना है। इट मीन्स जितने भी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल पॉसिबल है उसका केवल 40% एक्टिव है उस टेम्परेचर पे जहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, समझ आई बात? क्वेश्चन समझ गए पहले सब लोग? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी भी आएगी हमें उसमें से जितनी एक्टिव है वो काउंट करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं C3O2 का स्ट्रक्चर बताऊं, आप सबको पता है C3O2 इज अ लीनियर स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। और ये लीनियर स्ट्रक्चर पेंटा एटॉमिक गैस है। तो अगर ये लीनियर पेंटा एटॉमिक गैस है तो आप सब आसानी से बता सकते हो कि इसके केस में जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो 3 आएगी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगी, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग 3n-5 से निकालेंगे। सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल कम आउट टू बी 10 and your total degree of freedom will be 15. That will come out by formula 3n. एटॉमिसिटी गैस की 5 है और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 15। ठीक है, इज दैट ओके? अब आपको अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल इफ यू विल कैलकुलेट, सो यू नो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज RT/2, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो RT/2, एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो अगेन RT। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए आंसर था, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए मुझे। सो पॉइंट समझ में आ गया आपको? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी RT/2, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी RT/2, क्योंकि ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों आइडेंटिकल मोशन होते हैं। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या होगा? डबल ऑफ ट्रांसलेशन और रोटेशन, क्योंकि वाइब्रेशन को रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन मानते हैं। ठीक है, हमने वैल्यूज कैलकुलेट करी, 3 मोल्स ऑफ गैस के लिए कैलकुलेट करना था। टोटल आपने कैलकुलेट करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 19.5 RT आ जाएगा। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, आर की वैल्यू 8.314 डाल दीजिएगा, टेम्परेचर पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सो 194.45 किलो जूल पर मोल, ये वो किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा, नॉट पर मोल। 3 मोल्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दिस इज योर आंसर, फाइन। अब हम लोग थोड़ा सा रियल गैस की तरफ मूव करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट जिसमें आप रियल गैस इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो। So just look at the question. Here's given van der Waals gas constants A and B for the gas is given. 80 ग्राम ऑफ गैस, मोलिकुलर मास 16 इज गिवन। आपको वॉल्यूम 10 लीटर्स दिया है, अभी यूनिट मिस हो गई टाइप होने में, तो आप 10 लीटर्स कर लीजिए एट 300 केल्विन। देन यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर करेक्शन फैक्टर, आइडियल गैस वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। दीज आर थिंग्स विच यू हैव टू कैलकुलेट। तो एक बार क्विकली अटेम्प्ट करके देख लीजिए। तो इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले प्रेशर करेक्शन फैक्टर पूछा है। तो प्रेशर करेक्शन फैक्टर आप सब जानते हो, AN²/V² होता है, सिंपली कैलकुलेशन है। वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस अगर हम देखेंगे तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है उसमें से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, विच इज NB। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस आ जाएगा। तो ये वो आइडियल गैस है जो रियल गैस की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि दोनों के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट है वो सेम कर दिया हमने। इसके बाद एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो ये 4 टाइम्स ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम होता है। सो बी की वैल्यू 4 × 4/3 πr³ होता है। सो इट्स एक्चुअली 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो जो भी आपको बी की वैल्यू दे रखी है, NB की वैल्यू है, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, उसको बाई 4 कर दीजिए। तो ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस मॉलिक्यूल्स होगा। और वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर -NB आएगा। ध्यान रखिएगा माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में उसने देखो एब्सोल्यूट वैल्यू दे दी है, इसलिए मैंने अलग से मेंशन कर दिया एब्सोल्यूट वैल्यू। सो बी केयरफुल, अगर आपसे एक्चुअल में पूछा जाएगा वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर बताइए और दो ऑप्शन हुए 0.25 और -0.25, सो आंसर विल बी -0.25। प्रेशर करेक्शन फैक्टर अगर पूछेंगे तो इट इज प्लस ऑलवेज, बिकॉज इट्स +AN² / V²। बी केयरफुल, प्रेशर करेक्शन फैक्टर +AN² / V², वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर -NB। दोनों ऑप्शंस होंगे तो आपको ध्यान रखना है, माइनस साइन इनकॉर्पोरेट करना है सवाल में। यहाँ पे ऑप्शन में मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू दे दी है, इसलिए आपका आंसर जो आ रहा है वही लिख लीजिए। ठीक है, गॉट इट? चलो अगले क्वेश्चन में देखो, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने असेसिव बेस्ड क्वेश्चन लिया है। द क्वेश्चन इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम इज इक्वल टू V - NP फॉर एन पुल।
अभी क्लियर करा मैंने आपको, एक्सट्रूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम किसको बोलते हैं, एनबी को। एंड को वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव साइज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। तो उसका स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट हो गया और स्टेटमेंट टू करेक्ट हो गया, समझ गया ना। सिंपल स्टेटमेंट है, थ्री पार्ट कवर करने के लिए क्वेश्चन ही इंकॉर्पोरेट कर दिया है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आपका एक्चुअली में एन बी है, जो एन इंटू 4 पाई आर क्यूब इंटू एन ए हुआ। ध्यान से नोटिस करोगे तो देखो ये एक गैसेस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, एन ए से मल्टीप्लाई करा तो एक और गैसेस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो गया, इसका 4 गुना करा तब मेरा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बना। सो 4 टाइम्स इज गैसेस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम्स होता है बी। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, इसमें एन ए मल्टीप्लाई करा सो 1 मोल ऑफ गैस, 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये बी बना। सो अगर आप चाहो तो इस पार्ट को हम लोग बी बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इनटू 4। ठीक है, क्लियर। चलो नाउ द अनदर क्वेश्चन which is this one. So it's given what is the compressibility factor Z for 0.02 mole of van der Waals gas at a pressure of 0.1 atmosphere. Assume the size of gas molecule is negligible. आपको आर टी गिवन है और ए गिवन है, इसको आप अटेम्प्ट करके देख लो। So it's given compressibility factor is given to you for the question is 0.02 moles. वॉन्डरवॉल गैस के लिए दे रखा है प्रेशर 0.1 एटमॉस्फेयर दे रखा है, साइज ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल लेना है, इसका मतलब बी का पार्ट नेग्लिजिबल लेना है। So we all know when B is negligible, your van der Waals equation would be P plus A by Vm square into Vm is equal to RT। Vm माइनस बी में B को निग्लेक्ट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करोगे तो Z की वैल्यू 1 माइनस ए बाई वी एम आर टी आएगा। अब ध्यान से देखना है, कॉमन मिस्टेक है इसलिए मैंने सवाल लिया है, बहुत ध्यान से देखो। इस वीएम को गलती से भी मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे साइड पे, पीवीएम इक्वल टू आर टी यूज करके वीएम की जगह आर टी बाई पी सब्सटीट्यूट नहीं करना है, बिकॉज इट इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस। बहुत सारे बच्चे जल्दी में यहाँ तक सही लिखते हैं, जेड इक्वल टू 1 - a/v/m/t लिखते हैं, फिर उन्हें क्लिक नहीं करता मैथमेटिकल स्टेप, देन व्हाट दे डू, दे सिंपली रिप्लेस वीएम एज आर टी बाई पी। एंड वंस यू हैव डन इट मतलब क्वेश्चन गलत, बिकॉज हम रियल गैस डील कर रहे हैं। तो करना क्या है, आप पी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो लाइक दिस, और बाद में इसको जेड से रिप्लेस कर दो। सो पी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा और पी वी बाई आर टी को फिर से जेड लिख दो। तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज जेड इज इक्वल टू 1 - a/p/z/r/t²। अगर किसी की मेमोरी शार्प है और वो डायरेक्टली इस रिजल्ट को याद रख सकता है, इट्स गुड, आपका बहुत टाइम सेव हो एग्जाम में। तो अगर बी नेग्लिजिबल है तो जेड की वैल्यू 1 - a/p/z/r/t² आती है, और अगर ए नेग्लिजिबल होता है तो जेड की वैल्यू 1 + pb/rt होती है। आई होप वो एक्सप्रेशन आप में से ज्यादातर लोगों को याद होगा। अगर हमारी वैल्यू ऑफ ए नेग्लिजिबल होगा तो यही वॉन्डर वाली इक्वेशन में हम लोग जब z लिखेंगे तो वैल्यू ऑफ z विल बी इक्वल टू 1 + pb/rt। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट p के साथ रिलेट कर पाओगे। लेकिन जब हमें b निग्लेक्ट करके a से रिलेट करना होता है z को, सो इट्स अ क्वाड्रेटिक वेरिएशन, z इज इक्वल टू 1 - a/p/z/rt²। चाहो तो उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सो इट विल बी z² - z + a/p/rt²। आपको जो डेटा दिया है उसको सब्सटीट्यूट करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कोइंसिडेंटली यहाँ z की दोनों वैल्यू सेम आएगी, आई थिंक सो। कोई वैल्यू एक बार सॉल्व करके मुझे वेरीफाई कर दो। सम ऑफ यू में ट्राई, z - 1/a/p/z/rt² है, आई थिंक सो। इसमें z की वैल्यू 0.5 आएगी सॉल्व होके, बट इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो वैल्यूज भी आ सकते हैं, बट मुझे लगता है यहाँ दोनों सेम वैल्यूज आएंगे। ठीक है, एक बार बस कैलकुलेशन स्टेप चेक कर लीजिए। यही आती है सर। यस, परफेक्ट। देन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस वन, विथ थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करा पाऊँ। So it's given for the gases hydrogen, ammonia and CH4 following van der Waals equation of real gases, the values of A are given. What will be the inferred about A? ठीक है, तो आपको सबको पता है कि जिस भी गैस के लिए द गैस हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ A means it is easy to liquefy. The concept is gas having greater value of A, and greater value of A means simply intermolecular force is higher. So gas having greater value of A means easy to liquefy.
इसी को चाहे तो सरफेस केमिस्ट्री से भी लिंक कर सकते हैं। इजी टू लिक्विफाई गैस मीन्स इट इज इजी टू एड्सॉर्ब और easy to adsorb. You can add both the concepts here. So gas which is gas having greater value of A is easy to liquefy or easy to adsorb. So यहाँ पे आपको गिवन है अमोनिया का, देखो A वैल्यू अगर आप नोटिस करोगे सो इट इज हाईएस्ट फॉर अमोनिया. सो अमोनिया कैन बी मोस्ट इजली लिक्विफाइड. हाइड्रोजन मोस्ट इजली लिक्विफाइड गलत हो गया. वैल्यू ऑफ A फॉर CH4 इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया because it has lower molecular mass. It's not the reason. It's the reason is hydrogen bonding. You know that ammonia has hydrogen bonding. So since ammonia has hydrogen bonding, so its intermolecular forces will be highest. So if you wish to mention, the result is ammonia have hydrogen bonding. Your answer is ammonia is having intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular H bonding, because of which value of A is higher for ammonia. Intermolecular forces are strongest in hydrogen, which has no significance because van der Waals forces होंगे. तो intermolecular force अमोनिया में ही highest आएगा. तो I wish आप समझ गए. So now we are moving to little difficult questions of this segment. It's given, consider the following statements. The coefficient of B in the virial equation PVM is equal to RT into 1 plus B by VM plus C by VM square and so on. आप सबको वेरियल इक्वेशन का आइडिया है. तो अगर हम वेरियल इक्वेशन को कोरिलेट करेंगे, सो व्हाट्स योर वेरियल इक्वेशन? PVM equal to Z RT plus, yeah, or we can simply divide RT on the left hand side. तो आप इसको z इज इक्वल टू 1 + b/vm + c/vm² प्लस एन डैश 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 करके लिख सकते हो. तो आपको b की वैल्यू पहले वॉन टू वॉल कॉन्स्टेंट a और b के टर्म में क्लियर होनी चाहिए. सो आई होप मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट b विल बी इक्वल टू 1 माइनस a 1 - a/vmrt. एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस. आप चाहो तो एक बार कैलकुलेट करके देख लो. तो जैसे हम लोग वेरियल इक्वेशन को वॉन टू वॉल कॉन्स्टेंट के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, so what we'll do, z is equal to 1 plus b minus a by rt into 1 upon bm plus b square by vm square plus b cube by vm cube and up to infinite. So if you'll compare, it's asked that in the question it's asked that the coefficient b, so coefficient b is b minus a by rt and it's given it is independent of temperature. तो ये तो इनकरेक्ट हो गया. समझ गया? बिकॉज b की वैल्यू एक्चुअली में कितनी बनेगी? b will be equal to b minus a by rt. So depends on temperature. And when we deal with बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर मतलब गैस बिहेव एक टेम्परेचर जहाँ पे गैस का बिहेवियर कैसा आएगा? आइडियल बिहेवियर. तो यहाँ पे गैस का आइडियल बिहेवियर अगर आना है, गैस का अगर आपको आइडियल बिहेवियर लाना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो? हमें जेड की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 बनानी पड़ेगी. जेड अप्रोक्सीमेटली 1 बनाना है तो हायर पावर्स को निगलेक्ट कर दो और b माइनस a बाई आर टी को 0 पुट कर दो. तो इफ आई सब्स्टिट्यूट इट एज 0 तो हमारा बॉयल्स टेम्परेचर क्या आ जाएगा? a बाई आर ए बी. बाय आर बी. सो इट इज इक्वल टू 0 एट बॉयल्स टेम्परेचर. तो अपने आप करेक्ट हो गया. एंड हैज अ डायमेंशन ऑफ मोलर वॉल्यूम. तो अगर हम b की वैल्यू लिखेंगे तो बेसिकली z क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. तो अगर b माइनस a बाई आर टी करेंगे तो b बाई वी एम की डायमेंशन वही बनेगी जो वीएम की है. सो आपका स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट हो जाएगा. समझ गए? आई होप क्लियर. रियल इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं एक बार देख लीजिएगा. सिंपली आपको वॉन डर वाल इक्वेशन p प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी लिखना है. और इस एक्सप्रेशन को हमें बाइनोमियल एनी इंडेक्स से एक्सपेंशन करके z के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझे बताना, मैं आपको अलग से बता दूंगा या इसका नोट से दूंगा तो आप डील कर लीजिएगा. इफ नीडेड तो मैं आपको अलग से रिकॉर्डेड लेक्चर दे देता हूँ उसके लिए. एंड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें बॉयल्स टेम्परेचर को फिर से डील करना है. तो बॉयल्स टेम्परेचर का कंसेप्ट है, एट बॉयल्स टेम्परेचर द कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ रियल गैस इज z greater than 1. First statement. Second statement is given, all the gases tends to approach z equal to 1 when the pressure of the gas approaches to 0. The value at this temperature. तो बॉयल्स टेम्परेचर पे आप z greater than 1 होता है.
है। जहां पे लोअर प्रेशर रीजन होगा वहां जेड विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन होगा, क्योंकि ये आइडियल गैस बिहेवियर फॉलो कर रहा होगा। सो इसका बोथ स्टेटमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार पूरी बात देख लीजिए। सो बॉयल्स टेम्परेचर पे देखो, अगर आपको वेरिएशन देखना है तो बॉयल्स टेम्परेचर मैंने बताया वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। सो इस एक्सपेरिमेंटल का में देखो ये वो रीजन है जहाँ पे देखो जेड इज अप्रोक्सीमेट, जेड इक्वल टू वन चल रहा है। और उसके बाद देखो ये बिहेवियर जेड ग्रेटर देन वन की तरफ मूव कर रहा है। अगर हम टेम्परेचर भी वेरी करते हैं दूसरे, तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, एट बॉयल्स टेम्परेचर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ रियल गैस विल बी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू वन करना पड़ेगा, स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। इट शुड बी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, करेक्ट कर लेंगे। सो जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। उसका देखा है ऑल द गैसेस, अदरवाइज स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑल द गैसेस टेंड्स टू अप्रोच द वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू वन व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस अप्रोचेस टू जीरो वैल्यू एट एनी टेम्परेचर। तो देखो अगर हम प्रेशर लोअर रीजन में रखेंगे तो जो बॉयल्स टेम्परेचर है जिसपे गैस फॉलो कर रही है वो देखिए नीचे z इक्वल टू वन को अप्रोच कर रहा है, और उसके बाद z ग्रेटर देन वन का केस आता चला जाएगा। तो जो गैसेस नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं या पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके सारे केस में z लेस देन वन ग्रेटर देन वन दोनों केस आते हैं। लेकिन बॉयल्स टेम्परेचर पर अगर आप किसी भी गैस की स्टडी कर रहे हो तो लोअर प्रेशर रीजन में z इज अप्रोक्सीमेटली वन आता है, जो कि वो आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। और उसके बाद जैसे जैसे आप लाइक आगे बढ़ते जाएंगे और लाइक मोर प्रेशर इंक्रीज करोगे, तो इन दैट केस आपका गैस जो है वो कैसा बिहेवियर शो करेगी, z ग्रेटर देन वन का गैस शो करेगी। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर गिवन करेक्ट। तो अगर लोअर प्रेशर रीजन चेक करेंगे तो वहां पे z इक्वल टू वन आएगा, प्रेशर प्रोजेक्ट टू जीरो। लोअर प्रेशर रीजन तो किसी भी गैस के लिए किसी भी टेम्परेचर पे z अप्रोक्सीमेटली वन बनेगा। लेकिन अगर हमारा बॉयल्स टेम्परेचर की कंडीशन ले रहे हैं तो वहां पे z की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन बनेगी। लोअर प्रेशर रीजन में z इक्वल टू वन होगा, और जैसे आप हायर प्रेशर रीजन में जाओगे z ग्रेटर देन वन हो जाएगा। तो दिस विल एक्सप्लेन यू, अगर आप दोनों ग्राफ को ठीक से ड्रॉ कर लो आप समझ जाओगे। So the next question is given, critical temperature is the temperature at which intermolecular attraction of the gaseous molecule vanishes। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि critical temperature is the temperature beyond which gas cannot be liquefied only by the application of pressure। तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं खत्म हो रहे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डज एग्जिस्ट। लेकिन हम गैस को लिक्विफाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें इतना ज्यादा रिपल्शन मॉलिक्यूल्स में क्रिएट हो गया है कि आप कितना भी हाई प्रेशर अप्लाई करते हो उसको लिक्विड स्टेट तक नहीं ला पाएंगे। सेकेंड पॉइंट में गिवन है, एट क्रिटिकल पॉइंट द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन अ गैसियस एंड लिक्विड स्टेट बिकम सेम। जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वहाँ लिक्विड और वेपर के बीच में इनडिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म होता है, और इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं आपको लिक्विफिकेशन कर्व दिखाऊं तो यू कैन नोटिस एट when you will do it for critical temperature, तो you can say at critical temperature it is the case जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है, लिक्विड और वेपर की डेंसिटीज बराबर हो जा रही हैं। तो उसका स्टेटमेंट टू करेक्ट है और स्टेटमेंट वन फॉल्स है। आई होप समझ गए। ठीक है, okay, then the next question, in the next question it's given that critical temperature and critical pressure is given to you। आपको a और b की वैल्यू निकालनी। तो बेसिकली फॉर्मुलेशन आई होप आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, अगर क्लियर नहीं है तो मैं लिखे देता हूँ। पीसी की वैल्यू इज a अपॉन 27 b स्क्वायर, टीसी इज 8a अपॉन 27 rb, and vc is 3b। a and b are bounded as constants, so pc equal to a by 27 b square, tc is 8a upon 27 rb, and vc is 3b। आपको a और b फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू हैव टू गेट a and b। So in this case, once you have taken PC formula as a by 27 b square, TC you have taken 8a upon 27 rb, VC you have taken 3b। तो TC by PC का अगर आप रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 8a upon 27 rb by 27 b स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी 8b by r। तो b की वैल्यू आप आसानी से देख सकते हो, आर टी सी बाई 8 PC। नीड नॉट टू लर्न द फॉर्मूला, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ PC, VC एंड TC। And then if you simply apply the data, be careful, temperature in Kelvin, pressure in atmosphere, value of R 0.0821, so it will come out to be 4.28 into 10 power minus 3। And now you want A, so it will be 27b square into PC, just substitute the value and calculate, so you will reach to the answer 0.36 atmosphere liter square per mole square, right?
question, which is this one. Now it's given the equation of state as P is equal to RT by V minus B minus A by TV square, where B is the molar mass of the gas and A and B are the constant different from the van der Waals constant. Be careful, notice it carefully. हम टर्म स्मॉल ए स्मॉल बी ही यूज कर रहे हैं, बट क्वेश्चन में क्लैरिटी से गिवन है इट्स डिफरेंट देन द van der Waals गैस कांस्टेंट. द टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट एनी टेम्परेचर मीन्स आपको क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट क्रिटिकल टेम्परेचर पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जनरेट होता है. क्रिटिकल टेम्परेचर जो भी होगा हमारा, वहाँ पे जो भी हमारा एक्सप्रेशन है गैस का, वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है. एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के हमको दो स्टेप तरीके हैं सॉल्व करने के. मैं दोनों तरीके सिखाता हूँ इस क्वेश्चन में, डिफरेंशियल तरीके से सिखाता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन विल डील विद एल्जेब्रिक पार्ट. दोनों तरीके से सिखाता हूँ, आप मैथमेटिकली डील करना सीखें. So whenever such type of question will come, what you have to do first, you will differentiate P with respect to V, keeping temperature constant, and then do the double derivative. So if I'll do dP by dV at constant temperature 0 and dP d2P by d2 dV square at constant temperature, these two term make 0. This is the condition of point of inflection. सो बेसिकली क्रिटिकल टेम्परेचर पे पीवी ग्राफ में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ग्राफ में ये बात बताई थी. यू कैन नोटिस दिस पॉइंट, दिस इज एक्चुअली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों जीरो करना है. तो एक बार दो डेरिवेटिव जीरो करके देखिए. वंस यू मेक द डेरिवेटिव जीरो तो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर सॉल्व होके आएगा. So what we'll do, first time we have differentiated, second time we have differentiated, and we have made both the terms zero. So we got three expressions in terms of PC, VC, and TC. Now if you'll start solving and check the data, so if you'll see these two steps, तो यहाँ से R TC by VC minus B square की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड में. So it will become 4A by TVC cube into VC minus B is equal to 6A upon TVC's power 4. एंड देन सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व. तो आपका जो सबसे पहला पार्ट सॉल्व होके आएगा जो मैंने बताया, टेम्परेचर अबव इज द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, तो टीसी की वैल्यू सॉल्व होके आएगी रूट ऑफ 8A अपॉन 27 RB. ठीक है. और फिर सेम क्वेश्चन मैंने पीसी और वीसी भी पूछ रखा है, और एडवांस में भी इसी तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इतना डिफरेंशिएट करके अगर सॉल्व करना पड़ेगा. सो डेफिनेटली दे विल पुट अ क्वेश्चन इन सच अ मैनर सो दैट आपको एडवांटेज मिले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का. सो इफ यू विल कंफर्टेबली वैलिड, आपका वीसी की वैल्यू 3B आएगी, पीसी की वैल्यू 8 रूट ऑफ AR अपॉन 216 B क्यूब आ रहा है, और टीसी मैंने ऊपर चेक करके दिखाया. बहुत केयरफुली देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ज्यादातर लोग अभी इस क्वेश्चन को मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन की तरह उठाया. एडवांस में अगर ये क्वेश्चन बन के आएगा तो वो एक एक्सप्रेशन वो वाले लिखेंगे जो वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट से मिलता हुआ होता है. तो जो डेटा याद करके जाएंगे उनका क्वेश्चन ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये सवाल दिया है. ठीक है. नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स गिवन द क्रिटिकल डेंसिटी ऑफ अ गैस CO2 is 0.44 gram per centimeter cube at a certain temperature. If R is the radius of the molecule, then R cube in centimeter cube you have to find out. R cube in centimeter cube you have to find out. ठीक है. तो क्रिटिकल डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी एट क्रिटिकल कंडीशन. सो अगर डीसी की वैल्यू लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, सो दिस अपॉन वीसी. तो दिस इज गिवन 0.44 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इज 44. तो यहाँ से हम लोग वीसी निकाल लेंगे. सो वीसी कम्स आउट टू बी 0.01, राइट. और अभी आपको बताया था बीसी की वैल्यू 3B होती है और बी की वैल्यू 4 × 4/3 πr³ × Na होता है. दोनों डेटा एक साथ अप्लाई करेंगे, देन यू हैव टू सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ R³. इट शुड कम आउट टू बी 25/4 n × पाई. n को Na लिखा है क्वेश्चन में, देख लो मैंने अवोगाद्रोस नंबर को n से रिप्रेजेंट किया हुआ है. आप क्वेश्चन में एक बार वेरीफाई करके आंसर चेक कर. सो फ्रॉम हियर VC विल कम आउट टू बी 100.
एंड वी सी इक्वल टू 3b, एंड b इज बेसिकली 4 into 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन। आपको बताया था b की वैल्यू 4 times द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड आर क्यू विल कम आउट टू बी 25/4 पाई इंटू एन ए, और एन जो क्वेश्चन में गिवन है। दिस इज योर आंसर। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्रिटिकल कांस्टेंट निकालने का एक तरीका तो मैंने डिफरेंशियल वाला अप्लाई करा। नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन विच अ साइंटिस्ट हैज प्रपोज्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट p इक्वल टू आर टी बाई वी एम माइनस b बाई v स्क्वायर वी एम प्लस c बाई वी एम क्यूब। तो दिस इक्वेशन लीड्स टू द क्रिटिकल बिहेवियर, यू हैव टू फाइंड आउट द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो देखो, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम क्रिटिकल कंडीशन अप्लाई करते हैं तो वहां पे जो वॉल्यूम है वो यूनिक वैल्यू फॉलो कर रहा है। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये वॉल्यूम है, क्यूबिक इक्वेशन है। आई कैन राइट इट एज पी वी एम क्यूब माइनस आर टी इंटू वी एम स्क्वायर प्लस बी वी एम माइनस सी इक्वल टू जीरो। पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम पी से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा वी एम क्यूब माइनस आर टी बाई पी वी एम स्क्वायर प्लस बी बाई पी वी एम माइनस सी बाई पी इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन पे जो वॉल्यूम है वो यूनिक वैल्यू आने वाला है, सो ऑल थ्री रूट्स विल बी सेम। तो अगर मैं मैथमेटिकली बोलूँ कि एक इक्वेशन के सारे रूट सेम है और वीसी है, तो आई कैन राइट वी एम माइनस वी सी क्यूब इक्वल टू जीरो। और अगर इस एक्सपेंशन को ओपन करके लिख दूँ तो आ जाएगा वी एम क्यूब माइनस 3 वी सी स्क्वायर इंटू 3 वी सी वी एम स्क्वायर प्लस 3 वी सी स्क्वायर वी एम माइनस वी सी क्यूब इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखो, जो ये एक्सप्रेशन लिखा है और जो ये एक्सप्रेशन लिखा है दोनों ही सेम रूट बता रहे हैं। एंड यू नो मैथमेटिकली दैट अगर एक ही इक्वेशन दो सेम रूट्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होता है। एंड सिंस आई मेड द रेशियो ऑफ बोथ द कोफिशिएंट वन इन द बोथ द एक्सप्रेशंस, तो बाकी कोफिशिएंट्स को भी हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। सो इन दैट केस व्हाट यू डू, जस्ट इक्वेट द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स। तो हमारा पहला एक्सप्रेशन बनेगा 3 वी सी इक्वल टू आर टी सी बाई पी सी, एक एक्सप्रेशन। दूसरे टर्म में अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो 3 वी सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बी बाई पी सी। और लास्ट टर्म को अगर हम इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा सी बाई पी सी इक्वल टू वी सी क्यूब। ये आपके तीन रिजल्ट्स हो गए। इनको आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको पीसी वीसी टीसी तीनों टर्म मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा है डायरेक्टली, ठीक है। सो व्हाट यू कुड डू, आपको बस वैल्यू ऑफ वीसी पहले निकाल लो। तो हमारे पास 1/पीसी की वैल्यू है वीसी क्यूब बाय। तो अगर मैं इस डेटा को इस एक्सप्रेशन में पुट करूं और सॉल्व करूं तो हम लोग 1/पीसी की जगह वी सी क्यूब बाय सी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू वी सी क्यूब बाय सी। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो वी सी की वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन, सॉरी, 3 सी बाई बी, 3 सी बाई बी। एंड नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वी सी वैल्यू इन द सेकेंड एक्सप्रेशन, सो यू विल गेट पीसी। तो पीसी विल कम आउट टू बी बी अपॉन 3 वी सी स्क्वायर। सो दिस इज बी अपॉन 3 into 3 सी बाई बी स्क्वायर। And then substitute this value of PC in the first expression, you will get TC. So from here, TC is actually equal to 3 PC VC by R. So just substitute the value 3 into PC, we have calculated B upon 3 times 3C by B square into VC, we have substituted as 3C by B and into R. This is the expression you have to solve. तो आपका TC का वैल्यू आ जाएगा। So here result will be TC equal to B square by 3RC. सिंपल कैलकुलेशन है। नाउ आई सेड, अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से बता देता हूँ। द टेक्निक इज, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो वैल्यू ऑफ वीसी है दैट्स अ यूनिक वैल्यू। सिंस इट इज द क्यूबिक इक्वेशन इन वॉल्यूम, आपके तीन यूनिक रूट लाने हैं, तो ऑल थ्री रूट शुड बी इक्वल। और किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन के अगर तीनों रूट सेम है तो वी कैन राइट y माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो, बिकॉज तीनों रूट सेम है। तो y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस जो भी रूट है, या y माइनस एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ मोलर वॉल्यूम की तीन यूनिक वैल्यूज हैं। तो जो हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम है वो वी एम माइनस वी सी क्यूब इक्वल टू जीरो का रूट होगा।
अगर मैं उसको पुट करूंगा तो वीएम इक्वल टू वीसी Yes, आ जाएगा yes, I और got it. तीनों रूट इक्वल आएंगे। सिंस दिस एक्सप्रेशन एंड द गिवन इक्वेशन ऑल हैव द सेम रूट, बोथ हैव द सेम रूट्स, तो अगर दोनों एक्सप्रेशंस के रूट सेम होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे। फर्स्ट कोफिशिएंट सेम है इसलिए मैंने बाकी कोफिशिएंट्स को सेम करके पीसी वीसी टीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो दीज आर टू टेक्निक्स, आपको ध्यान रखना है अगर आप डिफरेंशिएशन में एक्सपर्ट हो तो हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन प्रूफ करना होता है, 2 बार डिफरेंशिएट करके जीरो करिए, 3 एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएंगे, पीसी वीसी टीसी कैलकुलेट हो जाएगा। अनदर मेथड, अगर आप कैलकुलस में उतना नहीं प्रो हो तो आप एल्जेब्रिक टेक्निक भी लगा सकते हो, बट ये टेक्निक केवल तभी काम करेगी जब आपके सारे रूट सेम, या बेटर टू से क्यूबिक एक्सप्रेशन आपको मिल रहा हो। बियॉन्ड दैट फिर सॉल्व करने में आपके नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ सकते हैं तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, देन डिफरेंशियल टेक्निक विल बी बेटर। ओके, नाउ वी हैव द another question. The next question is given if the critical constant of a hypothetical gas Vc is given 150 centimeter cube, Pc is 50 atmosphere, and Tc is given 300 Kelvin, then the radius of the molecule is R equal to 1 by, then the radius of the molecule you have to find out. तो अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पहले एक चीज देखनी पड़ेगी आपको कि whether this expression is for Pc, Vc, Tc is following ideal gas equation, sorry, van der Waals equation or not। अगर ये वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस फॉलो नहीं कर रहा है तो आप पीसीवीसी टीसी के स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन से इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आई विश आप मेरी बात समझ गए, क्योंकि मैं अभी तीसरे सवाल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रियल गैस में सबसे ट्रिकी सवाल यही है क्योंकि हमारे कोर्स में वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस है, और जब हम वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस हैंडल करते हैं तो उसके सारे फॉर्मूले हमें याद होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अ न्यू क्वेश्चन जहाँ पे आपको फॉर्मूलेस नहीं याद हैं तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नो दैट फॉर अ गैस फॉलोइंग वॉन डर वाल इक्वेशन जेड सी कितना आता है, 3/8। आई होप आपको पता है, फॉर अ गैस फॉलोइंग वॉन डर वाल इक्वेशन जेड सी की वैल्यू कितनी आती है, 3/8। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सॉल्व करके किसी को चेक करना। तभी मैंने फॉर्मूला सिखाया था, पी सी इज A/27 B², बी सी वैल्यू इज 3B, एंड टी सी इज 8A/27 RB। You will substitute these three values, you will get ZC, critical compressibility factor is 3/8 for a van der Waals gas, right? और van der Waals गैस कांस्टेंट जो B होता है वही आपका VC जो है वो 3B के इक्वल होता है। सो van der Waals गैस कांस्टेंट अगर हम VC लिख रहे हैं तो दिस इज एक्चुअली 3B। तो यहाँ पे जो VC है ये क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम फॉर फॉलोइंग van der Waals इक्वेशन है, क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम, क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम फॉलोइंग van der Waals इक्वेशन। समझ आई बात। अब वीसी निकालना पड़ेगा उस गैस के लिए जो वॉन डर वाली इक्वेशन फॉलो कर रही है, और जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है इसमें आपको वीसी गिवन है, पीसी गिवन है और टीसी गिवन है, तो आप सबसे पहले से जेड सी कैलकुलेट करो। समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। सो जेड सी फॉर द गिवन गैस इज हाउ मच, पीसी गिवन है 50, सो इट्स पीसी वीसी बाय आरटीसी। सो 50 एटमॉस्फेयर इज प्रेशर, 150 सेंटीमीटर की वो आपको वॉल्यूम गिवन है, सो लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, सो इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू आपको 1/12 गिवन है, और टीसी की वैल्यू हमको दे रखी है 300 केल्विन। ये डेटा आप सब्सटीट्यूट करो, ठीक है। वंस यू विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू यू विल फाइंड आउट दैट जेड सी इज कम आउट टू बी 3/10। आप चेक करके देखो पहले कैलकुलेशन से, दिस कम्स आउट टू बी 3/10, ठीक है। सो डेफिनेटली इट इज नॉट फॉलोइंग वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस, सो गैस विल नॉट फॉलो वॉन डर वाल इक्वेशन। क्लियर। जब गैस वॉन डर वाल इक्वेशन फॉलो नहीं कर रही तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ गैस निकालने के लिए वो वीसी निकालना पड़ेगा जो वंडर वाल इक्वेशन फॉलो कर रहा हो। तो पीसी 50 एटमॉस्फेयर और टीसी 300 केल्विन लेके हम पहले वीसी निकालेंगे उस गैस के लिए जो वंडर वाल इक्वेशन फॉलो कर रही है। सो पीसी आई विल टेक 50 एटमॉस्फेयर, सेम प्रेशर एरिया, सेम टेम्परेचर हमने लिया 300 केल्विन,
इसके करस्पॉन्डिंग हमें VC निकालना है फॉर द गैस फॉलोइंग वॉट वाली इक्वेशन, गैस फॉलोइंग वॉन्डर वाली इक्वेशन। अब अगर गैस वॉन्डर वाली इक्वेशन फॉलो कर रही है तो ZC की वैल्यू कितनी लेंगे, 3/8, एंड दिस इज इक्वल टू PC इंटू VC बाय RTC। So from here you have to calculate VC. So VC will come out to be 3/8 into 1/12 into 300/50. Okay. So to be 3/16 liters. This comes out to be 3/16 liters. And then this VC can be written as 3B and B can be written as 4 into 4/3 pi r cube into Na. So from here if I'll get, it will come out to be R cube is equal to VC by 16 pi into Na. And VC we have calculated as 3/16. So R cube will come out to be 3/256 pi into Na. And then R will be equal to 3/256 pi into Na power 1/3. This will be your answer. Right? So R comes out to be 3/256 pi by Na. सॉल्व करके देखिएगा तो इसका आंसर आपका ठीक से मैच कर जाएगा। ठीक है। Then we come to the liquefaction curve. The next question is identify the wrong statement related to the above graph. I hope आप लोग समझते हो, इट्स अ liquefaction curve, Andrews curve बोलते हैं इसको। And in this curve, I hope all of you are aware of the term that यहाँ से अगर मैं A, B, C और D मार्क कर देता हूँ तो जो इसमें पॉइंट AB है वो आपका गैसियस स्टेट रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट BC जो है वो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है, और पॉइंट CD जो रीजन है वो आपका लिक्विड स्टेट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। So in the questions given between 50 to 150 Kelvin, temperature and the pressure ranging from 10 atmosphere to 20 atmosphere, matter may have a liquid state. तो पहली चीज आपको समझनी है, क्वेश्चन में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट मार्क करना है। सो इट्स गिवन बिटवीन 50 to 150 केल्विन, तो यानी कि हमारा एक रीजन ये मार्क कर रहे हैं और एक रीजन ये मार्क कर रहे हैं। प्रेशर अगर 10 एटमॉस्फेयर से 20 एटमॉस्फेयर के बीच में रेंज करेंगे तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल कि हमारे लिक्विड स्टेट बन सकती है, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर 50 से 150 के बीच में कोई भी लिया, 150 केल्विन पे 20 एटमॉस्फेयर से लिक्विफिकेशन हो रहा है, इसका मतलब इससे लोअर टेम्परेचर पे कम प्रेशर से लिक्विफिकेशन हो जाएगा। सो डेफिनेटली वी कैन गेट लिक्विड स्टेट। ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट गिवन, जीरो इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ पीवी कर्व। तो जीरो स्लोप हम कब ला सकते हैं, जब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होगा, इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के केस में बी से सी सेगमेंट में हम जीरो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप ला सकते हैं पीवी कर्व पे। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। That's given if van der Waals equation of state is applicable above critical temperature, then cubic equation of Vm will be have one real and two imaginary roots. तो देखो, जब तक वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस फॉलो हो रही है क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे, तब तक आप सब नोटिस कर सकते हो कि इस ग्राफ में हमारे पास Vm की तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं, विच आई कैन शो एज ए मेटास्टेबल स्टेट। मैंने पिछले वाले कर्व में भी इस चीज को शो किया था, अगर आपने नोटिस किया हो तो। नहीं करा है तो अभी ध्यान से देखिए, मैं किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करके ऐसे एक मेटास्टेबल स्टेट क्रिएट करके ग्राफ को ऐसे बना सकता हूँ। तो वी कैन शो थ्री डिफरेंट रूट्स, बट जैसे मैं क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाऊंगा देन ऑल थ्री रूट्स में केवल एक ही रूट बचेगा, क्योंकि गैस उसके बाद कभी लिक्विफाई होनी नहीं है। आई विश आई एम क्लियर। यहाँ से अगर मैंने ऐसे बताना है तो मेटास्टेबल स्टेट है तो ये तीन रूट्स पॉसिबल बन जाएंगे गिवन प्रेशर के लिए। लेकिन जैसे आप क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जाओगे तो इट विल बी अ सिंपली लाइक कर्व लाइक दिस, वहां पे कोई भी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं बनेगी। So metastable state cannot be achieved. So we can have only one real value of volume. So cubic equation अगर उसके बाद भी हम टैकल करते हैं above critical temperature, then it will have one real root and two imaginary root. ये भी करेक्ट हो गया।
लास्ट पार्ट में लिखा है 100 केल्विन एंड प्रेशर बिलो 20 एटमॉस्फेयर इट हैज लिक्विड स्टेट ओनली। तो अगर हमारा टेम्परेचर 100 केल्विन है विच इज 50 एंड 150 केल्विन के बीच में हुआ, और अगर हमने वहां पे प्रेशर बिलो 20 एटमॉस्फेयर ले रखा है, तो हमारे केस में तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। गैस लिक्विफाई भी कर सके, क्योंकि प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर से लेकर 20 एटमॉस्फेयर के बीच में रखेंगे। क्योंकि 100 केल्विन का हमारे पास डेटा डायरेक्टली है नहीं, बट वी कैन इजीली से कि 150 केल्विन पे 20 एटमॉस्फेयर से लिक्विफाई होगा। अब टेम्परेचर बिलो 20 एटमॉस्फेयर है, तो 100 केल्विन पे वो कोई भी प्रेशर हो सकता है, बेबी गैस लिक्विफाई ना हो रही हो। तो तीनों स्टेट्स पॉसिबल हैं। तो इट हैज लिक्विड स्टेट ओनली, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। इट मे हैव लिक्विड स्टेट, but it may have gaseous state, it may have liquid vapor equilibrium, because that depends on actual value of pressure. Since it is given below 20 एटमॉस्फेयर, तो हमारे पास रेंज हो गई 0 से लेकर 20 एटमॉस्फेयर तक आप कोई भी प्रेशर ले सकते हो। दैट्स वाई ओनली लिक्विड स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। इसी चीज को सर मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था, ऑप्शन बी जब एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। एक बार फिर से बताता हूँ, वही पॉइंट समझाने के लिए पीछे जा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिक्विफिकेशन कर्व में आपको ये वाला पॉइंट दिखाया था, इस ग्राफ को ध्यान से नोटिस करिए। जैसे इन ग्राफ में फिर से पीछे वहीं पे लिए जाता हूँ तो अच्छा रहेगा, आप जल्दी समझ जाओगे। सो इन दिस ग्राफ आई हैव शोन 3 डिफरेंट रूट्स जो आपके लिए रिक्वायर्ड हैं। तो आप इस ग्राफ को देखिए, मैंने वन डबल इक्वेशन के लिए प्लॉट किया हुआ है। तो देखो होता क्या है कि जब हम लिक्विफिकेशन का एंड्रयूज कर्व क्रिएट करते हैं, तो एंड्रयूज कर्व में क्या हो रहा है कि आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे, देखो पहले ये कॉम्प्रेस होता जा रहा है, फिर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहा है, और फिर ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। समझे? तो एंड्रयूज कर्व में इट इज अ स्ट्रेट लाइन, जो ये पार्ट आ रहा है जहां पे हमारा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है। लेकिन जैसे ही हमने, तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम के देखेंगे तो 3 रियल पॉसिबल वैल्यूज बना सकते हैं। इस तरह से कर्व बनाएंगे तो 3 रियल वैल्यूज क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाओगे, देन इट विल बी अ सिंपली अ गैस विच कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो यहाँ पे ये बीसी सेगमेंट आएगा ही नहीं। तो हम मेटास्टेबल स्टेट जो वन डबल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, टू रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट रूट्स, वो आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर? तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे लिए कौन सा वाला बनेगा? डी। अब आप क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे मूव करेंगे तो फिर ये मेटास्टेबल स्टेट जनरेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे केवल एक कर्व आएगा। ओके, देन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मुझे इसी कंसेप्ट को फिर से बस आपको एक बार रिकॉल कराना है, जस्ट पॉइंट्स को देखते हुए चलना है। एंड ट्राई टू क्रिएट अ क्वेश्चन लाइक, जैसे 3 कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एडवांस में। तो इट्स गिवन है हाइपोथेटिकल रियल गैस जेड वर्सेस प्रेशर कर्व इज गिवन टू यू। तो यहाँ पे आपको पॉइंट ए बी सी डी रिप्रेजेंट करने हैं। ग्राफ देख के आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जो पॉइंट ए है वो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर है। पॉइंट बी पे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर है। डी वाली जो गैस है वो कभी हमेशा लाइक हाइड्रोजन और हीलियम की तरह बिहेवियर शो कर रही है, तो इट इज ऑलवेज शोइंग अ पॉजिटिव डेविएशन। और जो पॉइंट सी है वो आप देखेंगे तो बॉइल्ड टेम्परेचर वाला कर्व है, जिसमें गैस ने पहले आइडियल बिहेवियर शो करा है और फिर एक प्रेशर के बाद पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो आपको पॉइंट ए बी सी डी डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड बॉइल्ड टेम्परेचर और मे बी एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो देखो पहले केस में लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विद जेड इज मोर कॉम्प्रेसिबल देन आइडियल गैस। तो जैसे हम ये टर्म यूज करेंगे मोर कॉम्प्रेसिबल देन आइडियल गैस, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट जेड लेस देन 1। अगर कोई गैस मोर कॉम्प्रेसिबल देन आइडियल गैस है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, एंड वंस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर दैट मींस जेड इज लेस देन 1। तो जेड लेस देन 1 का केस डील करना है तो इट विल बी ओनली वैलिड एट पॉइंट ए। और अगर पॉइंट ए हम लेके चल रहे हैं और ये गैस इजिली लिक्विफाइबल है, तो फॉर पॉइंट ए टी विल बी सर्टेनली लेस देन द बॉइल्स टेम्परेचर, क्योंकि अगर बॉइल्स टेम्परेचर होता तो ये ग्राफ हमेशा z ग्रेटर देन 1 के इक्वल या उससे ज्यादा होता, और z यहाँ पे सर्टेनली लेस देन 1 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 1 r। सिर्फ कंसेप्ट रिकॉल कराना है इसलिए ऐसे लिखा। आप इंटरप्रिटेशन पार्ट सीखिए बस। अगले पार्ट में लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गैस विच इज लेसर कॉम्प्रेसिबल एंड आइडियल गैस। तो अब आपको पता है कि अगर लेसर कॉम्प्रेसिबल करना है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे लेने पड़ेंगे? रिपल्सिव नेचर के। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अगर हम रिपल्सिव लेंगे तो इन दैट केस हमारा z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। और रिपल्सिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कब बनेंगे? जब फाइनाइट साइज ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल हो, यानी बी वैल्यू डोमिनेट कर रही हो। तो जब बी वैल्यू डोमिनेट करेगी तो इस कंडीशन में आपको पता है z की वैल्यू 1 प्लस पी बी बाई आर टी आएगी।
और जब हमारा ए डोमिनेट करता है तो जेड की वैल्यू ए माइनस वन माइनस ए बाई बी क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, इसलिए Z लेस देन वन आ रहा है। यहाँ पे गैस का फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल काम कर रहा है, यानी रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, तो Z ग्रेटर देन वन आएगा, और Z ग्रेटर देन वन आएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिपल्सिव नेचर के हैं, तो ऐसी गैस को हम कम कॉम्प्रेस करा पाएंगे, यानी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट Z ग्रेटर देन वन। और Z ग्रेटर देन वन अगर अपने कर्व पे देखेंगे तो हमारे पास दो पॉइंट है बी और डी। तो हम पॉइंट बी और डी के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे। तो पॉइंट बी के लिए आपको क्लैरिटी से बताया टेम्परेचर इज लेस देन द बॉइल्स टेम्परेचर, temperature is less than the boiling temperature, so it is 2 1, and it is z greater than 1, so it is q, so answer B is correct। अब 4 के लिए अगर यही वैल्यू चेक करेंगे तो 4 के केस में देखो हमारा जो पॉइंट है डी, उसमें देखो हमेशा z ग्रेटर देन वन आ रहा है, z ग्रेटर देन वन आ रहा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर बॉइल्स टेम्परेचर से ऊपर है। अगर टेम्परेचर बॉइल्स टेम्परेचर से ऊपर है तो 4 को हम लोग 3 से मैच नहीं करा सकते, और हम 4 को 2 से भी मैच नहीं करा सकते। सॉरी, 4 को हम लोग 2 से मैच करा सकते हैं, बट वहां पे जेड एस की वैल्यू जेड नेगेटिव दे रखा है, तो वो गलत हो गया। जेड शुड बी ग्रेटर देन वन। क्लियर। एंड द लास्ट पार्ट गिवन, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन व्हेन गैस बिहेव्स आइडियली। तो आइडियल गैस बिहेवियर कहाँ पे आएगा? बॉयल्स टेम्परेचर पे, जो हमने किस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रखा है, देखिए ध्यान से। आइडियल गैस बिहेवियर ने किस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रखा है? पॉइंट सी से। तो पॉइंट सी पे बॉयल्स टेम्परेचर टी इक्वल टू टी भी आएगा, क्योंकि वो आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रहा है, और जेड की वैल्यू वन आएगी, सो इट विल बी थ्री थ्री एंड पी। हमारा आंसर बनेगा थ्री थ्री एंड पी। समझ गया भाई? 2-3 साल पहले जे एडवांस ने इस तरह का एक टाइप ऑफ नया क्वेश्चन जनरेट करा, तो मैंने उसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम आउट करा, सो दैट आप इजीली पिक आउट कर जाओ। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। हम जेड वर्सेस पी प्लॉट में सारे पॉइंट्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो ध्यान रखना है, अगर जेड ग्रेटर देन वन, हमेशा जेड ग्रेटर देन वन है, तो वो टेम्परेचर अबव बॉइल्स टेम्परेचर की बात होती है। और अगर गैस का निगेटिव डेविएशन आ रहा है तो इट इज सर्टेनली अ टेम्परेचर लेस देन द बॉइल्स टेम्परेचर। और अगर बॉयज टेम्परेचर की कंडीशन आएगी तो पहले z की वैल्यू क्लोजेस्ट टू वन रहेगी, जो एक पॉइंट के बाद जाके राइज कर जाएगी, एंड देन z ग्रेटर देन वन डील करेंगे। ठीक है। इसके बाद बस एक कंसेप्ट और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PRVR एंड TR, विच इज रिड्यूस वॉल्यूम, रिड्यूस प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर। लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, इट्स रूटीन क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एट 200 केल्विन, 8.21 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। If PC, VC, and RTC is given to you as 3 by 8, and you have to find out PR, VR upon and PR, VR upon TR is given 2.4, आपको इस डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट करके बताना है वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो इन दिस क्वेश्चन PR, VR एंड TR, जो हमने तीन टर्म लिखे हैं, इनको जरा ध्यान से देख लो। PR को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर। लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट नहीं क्लियर है, वो भी एक बार इस चीज को देख सकते हैं, एक बार में तीनों बातें बता दे रहा हूँ। VR को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड वॉल्यूम, और बेटर टू से रिड्यूस्ड मोलर वॉल्यूम। रिड्यूस्ड मोलर वॉल्यूम। एंड TR इज रिफर्ड एज रिड्यूस्ड टेम्परेचर। ठीक है, पहले तीनों टर्म स्टैंडर्ड मतलब है, इसलिए क्वेश्चन में नहीं गिवन था, लेकिन अगर नहीं क्लियर है तो मैं लिख के देता हूँ। दिस इज रिड्यूस्ड टेम्परेचर। अब जो रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम और रिड्यूस टेम्परेचर लिखा है, इनकी एक्चुअल वैल्यूज अगर मेंशन करनी है, तो ये किसी भी गिवन प्रेशर में PC से डिवाइड कर दो तो ये रिड्यूस प्रेशर बन जाता है। गिवन मोलर वॉल्यूम V में आप VC से डिवाइड कर दो तो ये VR बन जाता है। एंड सिमिलरली रिड्यूस टेम्परेचर लिखना है तो गिवन टेम्परेचर में TC से डिवाइड कर दीजिए, तो टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में PC, VC व RTC की वैल्यू गिवन है, तो उसको मैं एक्चुअल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। तो हमारा जो PR VR by TR गिवन है, इसमें अगर मैं सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दूं, तो आ जाएगा PVM/T इंटू TC/PC इंटू VC। ये बन जाएगा, देखिए। और ये वैल्यू आपको गिवन है 2.4। तो PVM/T की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.4 PC/PC/TC।
पी सी बाई टी सी की वैल्यू हमको 3/8 R गिवन है। गिवन क्वेश्चन के हिसाब से पी सी वी सी बाई टी सी की वैल्यू 3/8 R गिवन है। आप आसानी से समझ सकते हो वॉन डर वाल गैस इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जेड सी जो होता है पी सी वी सी बाई आर टी सी, वो वैल्यू 3/8 होता है गैस विच फॉलोज वॉन डर वाल रियल गैस ऑफ वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैस। अब इस डेटा को अगर हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा पी एम बाई टी की वैल्यू 2.4 इंटू 3/8 R बन जाता है। ठीक है, और अब आपसे पूछा गया है मोलर वॉल्यूम। सो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है। पहले हम मोलर वॉल्यूम निकालेंगे, तो उसके बाद 2 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। टेम्परेचर दे रखा है 200 केल्विन, प्रेशर दे रखा है 8.21 एटमॉस्फेयर। सो प्रेशर इज 8.21 एटमॉस्फेयर, मोलर वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर 200 केल्विन गिवन है। दिस इज 2.4 इंटू 3/8 इंटू वैल्यू ऑफ आर इज 0.0821 बेसिकली। सो यहाँ से Vm की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 इंटू 3/8 इंटू 2, विच इज 1.8 लीटर्स। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 2 मोल्स ऑफ गैस। सो मोलर वॉल्यूम अगर 1.6 लीटर 1.8 लीटर आया है, तो जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा Vm इंटू 2, विच इज 3.6 लीटर्स। क्या आपका आंसर हो गया? ठीक है, अब यहीं पे आप अगर लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स पूछ रहे हैं तो वो भी मैं एक बार ब्रीफ अप कर देता हूँ क्विकली। सो बेसिकली आपके पास जो वॉन डर वाल इक्वेशन थी, P प्लस ए बाय वी एम स्क्वेयर इंटू वी एम माइनस पी इज इक्वल टू आर टी, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। इन दिस एक्सप्रेशन इफ आई सब्स्टिट्यूट p as, because in the starting itself I said reduced pressure is P by PC, so we can write P equal to PR into PC. VM I can write as VR into PC, and T I can write as TR into TC. Substitute these three values in the above expression and PC equal to A upon 27 B square, VC equal to 3B and TC equal to 8A upon 27 RB अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, और फिर जो नई इक्वेशन आएगी उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। आप लोग एक बार चाहो तो फटाफट सॉल्व करके देखो। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। Once you solve, then you will notice that in that expression, A and B term will not come. So we can't say that it is not dependent on A and B. बट अगर हम पी आर वी आर टी आर के टर्म में एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं तो उसमें एक्सप्रेशन ऑफ ए और बी नहीं आएगा। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अलग से ए और बी की वैल्यू नहीं चाहिए। तो एक्सप्रेशन आ जाएगा पी आर प्लस 3/VR² प्लस 3/VR² इंटू 3VR-1 इज इक्वल टू 8PR। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, और बेटर टू से लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। इस एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यू कैन सी कि इस एक्सप्रेशन में ए और बी का टर्म नहीं आ रहा है। तो ये इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही काम करने लगी है रियल गैस के लिए जैसे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन करते हैं। तो अगर आपने पी आर और वी आर फिक्स किया तो टी आर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो एक गिवन पी आर और वी आर के लिए आप टी आर की वैल्यू निकाल लोगे, इसके आपको ए और बी नहीं चाहिए। तो जैसे आइडियल गैस इक्वेशन में पी वी इक्वल टू एन आर टी होता था, अगर आपको पी और वी एम दे दिया जाए तो टी फिक्स हो गया। तो वैसे ही हमने अगर पी आर और वी आर फिक्स करा तो टी आर फिक्स आ जाएगा, और टी आर की वैल्यू एक्चुअली में टी बाई टी सी है। तो टी आर के केस में दो पॉसिबल कंडीशन बन सकती है, एक टी आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो, और एक टी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो टी आर की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, इसका मतलब टेम्परेचर लेस देन टी सी है और इक्वल टू टी सी है। और टी आर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, इसका मतलब टेम्परेचर ग्रेटर देन टी सी है। अगर टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू टी सी होगा तो दिस गैस कैन बी लिक्विफाइड, दिस गैस कैन बी लिक्विफाइड। अगर गैस लिक्विफाई कर जाएगी तो इसी को हम लोग वेपर स्टेट बोलते हैं। तो ये गैसीय स्टेट की वेपर स्टेट को करस्पॉन्ड कर रहा है।
वी कैन से इट एज वेपर। और अगर ये वाली कंडीशन रहेगी तो गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। गैस लिक्विफाई नहीं करेगी तो हम लोग इसको गैसीय स्टेट ही बोलते हैं। गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। अगर ये गैस लिक्विफाई नहीं करेगा तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, गैसीय स्टेट ही बोल देंगे। तो गैसीय स्टेट यहाँ पे देखिए दो स्टेट्स को करस्पॉन्ड करने लगा है। एक वेपर स्टेट करस्पॉन्ड कर रहा है और एक गैसीय स्टेट करस्पॉन्ड कर रहा है। दैट्स व्हाई वी सेड लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। अगर हम टीआर की वैल्यू रिपोर्ट कर दें तो उससे आसानी से बता सकते हैं कि गैस जो है वो लिक्विफाई होगी या नहीं होगी। तो गैस का वो पार्ट जो लिक्विफाई हो जा रहा है उसको वेपर स्टेट बोल रहे हैं, और गैस का वो पार्ट जो लिक्विफाई नहीं हो पा रहा है उसको हम लोग गैसीय स्टेट बोल रहे हैं। तो ये इक्वेशन गैसीय स्टेट के दो स्टेट्स को करस्पॉन्ड कर रहा है, एक वेपर स्टेट और एक गैसीय स्टेट। दैट्स व्हाई वी सेड लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ठीक है। सो आई होप गैसीय स्टेट आपका प्रॉपरली रिवाइज हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, विच इज ऑन सैटरडे सेम टाइम 4:15 to 6:15। और पॉसिबली अब हम लोग आगे के जो भी लेक्चर्स हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में करेंगे, तो आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। 4:15 to 6:15 के स्लॉट में हम लोग रेगुलरली क्लास करेंगे। अनटिल किसी को कोई बहुत स्पेसिफिक एग्जाम नहीं आता है तब तक हम शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो वील हैव क्लासेस ऑन Tuesday, Thursday and Saturday in a slot of 4:15 to 6:15। ठीक है। थैंक